हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो लेसन चल रहा था वो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, और प्राथमिक और द्वितीयक सेल के कुछ उदाहरण हमने जैसे कि शुष्क सेल, मरकरी सेल और सीसा संचयक सेल हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक और इम्पोर्टेंट सेल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है ईंधन सेल। ठीक है, ईंधन सेल। ईंधन सेल जो है वो एक बहुत ही उच्च कोटि के सेल हैं जिनसे कि अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो प्राप्त की जा सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ईंधन की ऊर्जा होती है उसको डायरेक्ट किसमें बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दूसरी बात, ईंधन सेल जो है क्योंकि इसके अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसीलिए इस सेल के अंदर ये पॉसिबल हो पाता है कि विद्युत ऊर्जा जो है वो बदल जाती है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं होने के कारण ही इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने के कारण ही सेल जो है वो वर्किंग में आ पाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने इसका डायग्राम बनाते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये सेल जो है इस प्रकार से हम इसका एक जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं और उनके बीच में इस प्रकार से सरंध्र प्लेटें होती हैं जिनसे कि कोई भी पदार्थ जो है वो आर पार जा सकता है, लाइक दिस। जैसे ये हुआ, ठीक है ना। तो अच्छा, इधर क्या होता है कि एक तरफ तो इसमें दो गैसें इसमें हम यूज करेंगे। लेफ्ट साइड से इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके अंदर एंटर होती है, और राइट साइड से इसके अंदर ऑक्सीजन गैस जो है वो एंटर होती है। ये जो मिडल के अंदर है, यहाँ पर इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में इसके अंदर KOH का उपयोग कर लिया जाता है। जो ये सरंध्र प्लेटें हैं, एक्चुअल में ये प्लेटें इस प्रकार की हैं कि इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है जिसको कि हम प्लेटिनम कहते हैं, Pt, और ये प्लेटिनम जो है इसमें प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में ये प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। विद्युत अपघट्य इसमें KOH भरा है, और क्योंकि वो जलीय है तो हमने यहाँ पर हम डॉट डॉट करके शो कर देते हैं कि इसके अंदर वाटर जो है वो भरा हुआ है। ठीक है भाई, ये अपना हुआ इस प्रकार से। ये यहाँ से एक आउटलेट निकलती है, और इस आउटलेट से जो इस ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक्चुअल में इसमें वाटर बनता है, तो वाटर जो है वो निकल जाता है इससे। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और इधर से ऑक्सीजन गैस इसमें इंटर करती है। ये आप समझ गए होंगे इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, हाँ, कैथोड एनोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये सिरा है ये एनोड की तरह काम करेगा, और जो ये सिरा है वो कैथोड की तरह काम करेगा। क्लियर? तो ये सेल की स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस प्रकार से सेल जो है वो बनता है। ठीक, इसके अंदर क्या कंटिन्यू रिएक्शन चलती है, मतलब जब तक आप H2 इसमें और O2 इसमें फ्लो करते जाओगे ना, जब तक H2 और O2 इसमें प्रभावित होती जाएगी तब तक इसमें से अभिक्रिया चलती रहेगी, और तब तक इसमें क्या होता जाएगा, ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती रहेगी। ठीक, चलिए अभिक्रिया देखते हैं इसमें। तो अभिक्रिया देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनोड पर इसमें क्या है। एनोड जो है, ये देखो ये वाला एनोड है ना, तो इधर से कौन सी गैस एंटर कर रही है? हाइड्रोजन। तो हम रिएक्शन देखते हैं कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड पर तो 2H2 प्लस 4OH के साथ ये रिएक्ट करेगा। OH कहाँ से आएंगे? एक्चुअल में OH यहाँ से आएंगे, तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा नहीं,
तो इस तरीके से ये ऐसे टूटेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक, तो ऑक्सीकरण क्या होगा कि ये 4 OH के ऊपर आपको ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब 4 OH बचे हैं और क्या है 4 ही हाइड्रोजन है, तो 2 वाटर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। एनोड पर होता क्या है, ऑक्सीकरण तो होता है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण हो जाएगा इस तरीके से, क्लियर। फिर देखिए कैथोड पर क्या होता है। अब कैथोड पर हमें पता है कि अपचयन होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, और उधर से आप चेक करो कि कौन सी गैस जो है वो उसके अंदर जो है वो आ रही है। तो कैथोड पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है वो इंटर कर रही है। इसका मतलब कैथोड पर जो भी अपचयन होगा वो किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो चलो देखो, ऑक्सीजन जो है वो 2 वाटर और जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इनके साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 OH बन जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन भी कितनी है, 4 है, और 2 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगी ऑक्सीजन और 4 OH में बदल जाएगी। बस इतनी सी रिएक्शन होती है इसके अंदर। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 OH से 4 OH कैंसिल, और वाटर से वाटर कैंसिल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 4 4, यहाँ पे वाटर 4, ठीक है, 4 वाटर बनेंगे। तो अब इसको अब जब हम तोड़ेंगे तो देखिए, तो ओवरऑल लिखते हैं तो 2H2 प्लस O2, और इस तरफ ये 2 वाटर बच जाएंगे यहाँ पर। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रही है, और रिएक्ट होकर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और ये वाटर आप देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पे निकल रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से ये जो सेल है इसके अंदर जो जल बन रहा है वो एक उप उत्पाद के रूप में यहाँ पर इसको हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये इस सेल की वर्किंग है, किस तरीके से वर्क करता है मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए, क्योंकि इसमें H2 और O2 जो है लंबे समय तक प्रभावित की जा सकती है, तो इस सेल से लंबे समय तक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, इस सेल का जो सेल विभव है 1299 होता है। ठीक है, सेल विभव, ये ऊर्जा नहीं मैं लिख रहा कितनी प्राप्त होती है, ये मैं सेल विभव लिख रहा हूँ 1299। और ऊर्जा की अगर बात करें तो इससे 1 किलोवाट एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। मैक्सिमम अधिकतम ऊर्जा जो है वो 1 किलोवाट इससे प्राप्त की जा सकती है। फिर इसके बाद में देखिए, इस सेल ईंधन सेल का उपयोग जो है वो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंदर भी इसका उपयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये जो सेल था इसको अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, इसमें इस सेल को उपयोग किया गया था। ठीक, तो ये इसका उपयोग है। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किस प्रकार का सेल या कौन सा सेल यूज किया गया था, तो ये था। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन भी नहीं हो रहा और इसमें वाटर अपने को प्राप्त होता है। तो मतलब ये हुआ कि पानी जो है वो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए काम में लिया जा सकता है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम के अलावा दूरदर्शन प्रसारण जो है उनमें भी इसको उपयोग में लाया जाता है इस सेल को। जैसे कि जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, तो लाइव टेलीकास्ट के अंदर क्या होता है कि कैमरे जो है वो चलाने के लिए उनको अति उच्च मात्रा में विद्युत की जरूरत होती है, तो वो इस सेल से इनको ऊर्जा जो है वो प्रदान कर दी जाती है। हाइड्रोजन के स्थान पर इसमें मीथेन, मीथेन और प्रोपेन गैसें जो है वो उपयोग में लाई जा सकती हैं। मीथेन उपयोग में लाई जा सकती है, प्रोपेन या फिर
एथेन जो है वो हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन जो है उसको चेंज नहीं करेगा, वो वही ऑक्सीजन के ही रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसको गैस को बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये सेल की वर्किंग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेल के बारे में बता दी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है ईंधन सेल का। अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो है भाई संक्षारण। संक्षारण, और या फिर इसको बोला जाता है कोरोजन, इंग्लिश में इसको कोरोजन बोलते हैं। तो देखिए संक्षारण क्या होता है। हमने बहुत सारी धातुएं ऐसी देखी होंगी कि जिनके अंदर, जिनको अगर खुले वातावरण में अगर छोड़ दिया जाए तो उन धातुओं की सतह जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चांदी जो है उसकी जो सतह है उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा तांबा या पीतल, ये क्या है, या तो काले हो जाते हैं और या फिर इनका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। आपने लोहा जो है उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, लोहा जो है वो उस पर जंग लग जाती है। तो इस प्रकार से ये धातुएं ऐसी हैं जो क्या होता है, इनकी जो सतह है वो वातावरण की नमी, वातावरण के जो अन्य पदार्थ हैं जैसे कि कुछ गैसें हैं, या फिर वातावरण के अंदर ही शामिल कुछ लवण जो कि इनको अलग अलग प्रकार से इनको तरल माध्यम में या किसी और माध्यम से इनको प्राप्त होते हैं, उनके साथ क्रिया करके ये जो धातुओं की जो सतह है वो नष्ट होने लगती है। तो इस प्रक्रिया को, यानी कि जब धातुओं की सतहें किसी बाहरी वातावरणीय कारक के साथ क्रिया करके नष्ट होने लगती है, उस सतह के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं या कोरोजन कहते हैं। ठीक है भाई, तो कोरोजन जो है इसका एग्जाम्पल सबको पता है कि लोहे पर जंग लगता है ना, जो वो संक्षारण का उदाहरण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, संक्षारण का। ठीक है, या फिर जिसको हम कोरोजन कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कोरोजन जो है वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इसकी पहले परिभाषा लिख देता हूँ, परिभाषा पढ़ लेते हैं अपने। देखिए, धात्विक सतह का बाह्य वातावरणीय कारकों जैसे नमी, वायु, नमी, वायु, आयन से क्रिया करके नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ठीक, संक्षारण के उदाहरण लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगती है? इसके अलावा चांदी का काला होना, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, इसके अलावा तांबे का हरा या काला होना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण को हम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने आसपास के वातावरण में ये देखा है कि संक्षारित वस्तुएं जो हैं किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं,
तो वो सारी चीजें हम जानते हैं। संक्षारण जो है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो होता है रासायनिक संक्षारण, जिसको कि हम शुष्क संक्षारण भी कहते हैं। ठीक है, प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है। पहला है रासायनिक संक्षारण, या फिर इसको हम शुष्क संक्षारण भी कहते हैं। शुष्क संक्षारण कहते हैं। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय संक्षारण। विद्युत अपघटनीय संक्षारण। ठीक, दो प्रकार के संक्षारण है, रासायनिक संक्षारण और विद्युत अपघटनीय संक्षारण। जो रासायनिक संक्षारण है उसके अंदर क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर गैसें जैसे HCl हुआ, SO2 हुआ, Cl2 हुआ, H2S हुआ, है ना, वातावरणीय गैसें, ठीक है, HCl, SO2, H2S, ठीक है, H2S, SO2 सल्फर का ऑक्साइड जो है वो, और इसके अलावा क्लोरीन, ये गैसें जो हैं वो धातु की सतह के साथ क्या करती हैं? क्रिया करती हैं, और उस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो धातु है वो संक्षारित होने लगती है। ठीक है, इन अभिक्रियाओं का वेग जो है वो धातु और उसकी सक्रियता और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल संक्षारण जो है हमने देखा है कि इस प्रकार से होता है। विद्युत अपघटनीय संक्षारण क्या होता है कि इसके अंदर जब कोई भी बाहरी पदार्थ धातु की सतह के संपर्क में आता है तो वो एक छोटे से सेल के रूप में कार्य करने लगता है। यानी कि उसमें क्या होता है, एक एनोड बन जाता है और एक कैथोड बन जाता है, और उस कैथोड और एनोड के कारण ही क्या होता है, वहां पर एक सेल अभिक्रिया चलने लगती है, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन होने लगता है, और उस ऑक्सीकरण अपचयन के फलस्वरूप भी क्या होता है कि इसमें जो है वो क्रिया होने लगती है और संक्षारित होने लगती है। तो देखिए विद्युत अपघटनीय संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। विद्युत अपघटनीय संक्षारण में विद्युत अपघटनीय संक्षारण देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सतह, धातु की सतह, आयरन की सतह में लोहे पर जंग लगना इसका उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना, ठीक, तो देखो ये मान लिया ये आयरन की एक कोई प्लेट है, ये आयरन की सतह है, इसके ऊपर ये इस प्रकार से जो है एक ड्रॉप है, ये वाटर की ड्रॉप है, और इसके ऊपर ये ड्रॉप इस प्रकार से चिपकी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोहा जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, ठीक, और इस वातावरण की ऑक्सीजन और ये जल जो है वो विद्युत अपघटन की तरह काम करेगा, और जो इस वातावरण की ऑक्सीजन जो है वो कैथोड की तरह काम करेगी। तो मतलब कैथोड जो है ये बूंद है, ये कैथोड की तरह काम कर सकती है। एनोड कैसे काम करेगा, आयरन है, क्या करेगा एनोड में, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इसका मतलब ठोस आयरन जो है वो तो गलना स्टार्ट हो गया Fe+2 में। इसका मतलब कि वो तो उसका तो जो है वो संक्षारण स्टार्ट हो ही गया, तो ये तो संक्षारण ऐसे हो जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ देखिए ये एनोड पर क्रिया है ना, एनोड पर क्रिया कैसे होगी, Fe जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Fe+2+ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैथोड पर भी क्रिया देखो क्या होगी, कैथोड पर भी क्रिया, तो कैथोड पर भी क्रिया क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट है कैथोड पर, वो क्या करेगी, जल के जो 4 OH हैं उनके साथ क्रिया करेगी, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगी। ठीक, तो आप देख ही रहे हैं क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन हुए
4 OH के साथ मिलकर, तो इधर क्या बनेगा 4, ठीक है, 2H2, कुछ इस प्रकार की विक्रिया ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 4 H पॉजिटिव और 4 H पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव नहीं, नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, 4 H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 बना लेंगे, 2H2 इसके साथ ग्रहण करके वाटर बना लेंगे। तो कैथोड और एनोड दोनों पे इस प्रकार की विक्रियाएं चलती हैं, जिसकी वजह से लोहा जो है वो संक्षारित होने लगता है और उसका संक्षारण हो जाता है, ठीक। तो ये इसका क्या हुआ, विद्युत अपघटनी संक्षारण मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। अब हम बात करेंगे संक्षारण से बचने के उपाय, ठीक। तो बचने के उपाय देखिए क्या क्या है। बचने के उपाय देखते हैं। पहला, आपने देखा होगा कि जब जंग लगता है लोहे में, उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या कोई कुछ किसी और धातु का लेप कर देते हैं। तो इस तरीके से इसके उपाय हैं। तो पहला उपाय है उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ाना, ठीक है, परत चढ़ाना। तो इसमें देख लो कौन कौन से होंगे, जैसे रंग हो गया, मतलब पेंट लिख देते हैं, पेंट, ठीक है, ग्रीस हो गया, ठीक। इसके अलावा कोई धातु भी होगी, कोई दूसरी धातु होगी, उसकी परत हम इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। दूसरा जो है उसको कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा, बलिदानी सुरक्षा क्या होती है कि इसमें जिस धातु को बचाना है उसके ऊपर दूसरी धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है जो ज्यादा सक्रिय हो। तो जिस धातु का लेप चढ़ा देते हैं वो ज्यादा सक्रिय होती है, तो जो सक्रिय धातु है उसका तो संक्षारण हो जाता है और जो अंदर वाली धातु है वो बच जाती है। यानी कि इसमें क्या कर देते हैं, उदाहरण देखो, लोहे पर जिंक का लेप, ठीक, चढ़ा देते हैं जिससे कि इसकी सुरक्षा हो। अब जिंक जो है वो गल जाएगा, उसका संक्षारण हो जाएगा और लोहा बच जाएगा। इस अभिक्रिया को हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण, क्लियर। तीसरी जो सुरक्षा है वो है विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा, विद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल जब बनता है ना, तो उस सेल में जैसे भूमिगत पाइप हैं, लोहे के जो पाइप है ना भूमिगत, उनको इस विधि से जो है वो बचाया जा सकता है। कैसे, देखो, जैसे ये भूमि है, इसके नीचे ये कोई लोहे का पाइप है, मान लेते हैं, इसको बचाना है, तो लोहे के पाइप के साथ क्या होगा, अधिक सक्रिय धातु जोड़ दी जाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम जोड़ दिया, तो मैग्नीशियम और लोहा जो है वो इनको मिलाकर एक सेल बना दिया जाता है, ये सेल बना दिया। अब मैग्नीशियम जो है वो उसको तो बना दिया एनोड और लोहे को बना दिया कैथोड, ठीक है। तो एनोड जो है उसका तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये गल जाएगा, मैग्नीशियम गल जाएगा और ये बच जाएगा। तो इस तरीके से इसको बचा दिया जाता है ना, तो ये सेल बना दिया जाता है। और चौथा जो है वो है जंग रोधी या संक्षारण रोधी, संक्षारण रोधी विलयन का उपयोग। तो संक्षारण रोधी विलयन जो है फॉस्फेट सॉल्यूशन होते हैं और या फिर क्रोमियम के सॉल्यूशन होते हैं। इनके अंदर क्या है कि अगर जंग लगने वाला, जिस धातु पे जंग लगनी है उसको अगर इसमें मिला दिया जाए तो वो जंग जो है उस पर नहीं लगती, रासायनिक रूप से वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको क्या कर लिया जाता है, जो है वो बचा लिया जाता है संक्षारण से। तो ये बचने के जो उपाय थे ये भी मैंने बता दिए। संक्षारण होता क्या है ये आपको याद रखना है, और संक्षारण के प्रकार, और प्रकारों में भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत अपघटनी संक्षारण, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये लेसन खत्म हो गया। कल हम एक नए लेसन के साथ नए वीडियो